Hi friends, this is Kunal and welcome to Astute Knowledge Academy. In our previous lecture, we have discussed what is political theory and approaches to study political theory, starting with traditional approach, which comes under normative approach. And in today's lecture, we'll discuss some modern approaches and the approaches which comes under modern approach like behavioralism, post behavioralism, system theory, which is also known as input output theory, and structural functional theory. But before I begin, every day I put new videos for you on YouTube. So kindly subscribe my channel and ring the bell icon so that you will get notified about my new videos. Let's get started. Modern approach, which comes under दी इम्पेरिकल अप्रोच साइंटिफिक अप्रोच जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ट्रेडिशनल अप्रोचेस आर दी नॉर्मेटिव अप्रोचेस टुडे विल डिस्कस मॉडर्न अप्रोचेस विच कम्स अंडर साइंटिफिक अप्रोच इम्पेरिकल अप्रोच में आते हैं ये मॉडर्न अप्रोचेस modern approaches is a fact-based approaches and lays emphasis on the factual study of political phenomena to arrive at the scientific and definite conclusion. In our previous lecture, when we have discussed the traditional approach, we saw that the traditional thinkers put emphasis or focuses on the value of any political events or political phenomena. उसी के बिल्कुल अपोजिट है मॉडर्न अप्रोच बिकॉज मॉडर्न अप्रोच केम इन टू बींग टू रिप्लेस द ट्रेडिशनल अप्रोच को रिप्लेस करने के लिए ही मॉडर्न अप्रोच आया था क्योंकि ट्रेडिशनल थिंकर्स ने जो उनकी जो थियरीज दी थी वो 1950s के बाद आउटडेटेड मानने जाने लगी तो उसकी वजह से मॉडर्न अप्रोच आया एक न्यू चेंज लेकर पॉलिटिकल साइंस में और पॉलिटिकल थियरी में बेसिकली मॉडर्न अप्रोचेस इज फैक्ट बेस्ड अप्रोचेस एम्पेरिकल अप्रोच है ऑब्वियसली एम्पेरिकल अप्रोचेस किस पे ज़्यादा इम्पोसिस देते हैं इम्फेसिस देते हैं फैक्ट्स के ऊपर इम्पोसिस देते हैं एम्फेसिस देते हैं ट्रूथ के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं so modern approach is also fact based approaches it lays or focuses on factual study of political phenomena. Modern approaches include sociological approach, economical approach, psychological approach, quantitative approach, simulation approach, system approach, behavioral approach and मार्क्सिज्म अप्रोच तो जैसे कि हमने पॉलिटिकल थ्योरी में देखा था कि एक स्पेसिफिक इवेंट को सिर्फ वैल्यू से और ट्रेडिशनल या हिस्टोरिकल इवेंट को स्टडी करके ही पढ़ा जाता था वहीं पे मॉडर्न अप्रोच में सिर्फ एक सब्जेक्ट को यहाँ पे इंटीग्रेशन किया है बहुत सारे सब्जेक्ट्स का और इन सब्जेक्ट्स के थ्रू जो है हमें मॉडर्न अप्रोचेस में पॉलिटिकल थ्योरी को समझने में हेल्प होगी या हम समझने की कोशिश करेंगे मॉडर्न अप्रोचेस को नॉर्मेटिव अप्रोच methods generally refers to traditional method of inquiry to the phenomena of politics and are not merely concerned with what is but what ought to be जैसे कि हमने देखा था कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस व्हाट आउट टू बी पे ज़्यादा फोकस करता है रादर देन व्हाट इज वहीं पे मॉडर्न अप्रोचेस किस पे फोकस करेंगे एम्पेरिकल अप्रोच है तो ऑब्वियसली इट विल फोकसेस ऑन व्हाट इज पॉलिटिकल इवेंट का जो भी नेचर होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है रिलेवेंस होता है उसके ऊपर स्टडी करेंगे रादर देन व्हाट आउट टू बी इट फोकसेस ऑन द एनालिसिस ऑफ इंस्टीट्यूशंस एज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन यानी कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को बेसिक यूनिट कहा जाता है सेंटर ऑफ स्टडी रखा जाता है और उसके थ्रू स्टडी किया जाता है पॉलिटिकल थियरी का हाउएवर with the advent of industrialization and behavioral revolution in the field of political science emphasis shifted from study what ought to be than what is इंडस्ट्रियलाइजेशन हम देखते हैं 16th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी में पीक पर था इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्टर्न कंट्रीज में शुरू हुआ था इंग्लैंड को ही हब कहा जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का और उसी के साथ बिहेवियरल रिवोल्यूशन आया था पॉलिटिकल साइंस में ह्यूमन बिहेवियर का रिलेवेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने लगा तो उसी वजह से व्हाट आउट टू बी से लोगों का जो है वो थिंकिंग शिफ्ट हुआ व्हाट इज क्या होना चाहिए पॉलिटिकल थियरी में उसके ऊपर ज़्यादा फोकस वो करने लगे टुडे पॉलिटिकल साइंटिस्ट आर मोर इंटरेस्टेड इन एनालाइजिंग हाउ पीपल बिहेव इन मैटर्स रिलेटेड टू द स्टेट एंड गवर्नमेंट
ट्रेडिशनल अप्रोच में किस चीज़ के ऊपर इम्फेसिस दिया जाता है, वैल्यूज़ के ऊपर, कि लोगों की वैल्यू क्या है और उन्हीं वैल्यू को कंसिडर करते हुए गवर्नमेंट ने किस तरह से काम करना चाहिए उसके ऊपर ज़्यादा इम्फेसिस दिया जाता था। लेकिन मॉडर्न अप्रोचेस में किसके ऊपर इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि लोगों के बिहेवियर के ऊपर, कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं अलग अलग तरह की गवर्नमेंट या स्टेट या पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। तो उनका रिएक्शन क्या होता है, उसके लिए उनका बिहेवियर का स्टडी करना इम्पोर्टेंट होता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मॉडर्न अप्रोचेस के, देखते हैं। दिस अप्रोचेस ट्राई टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम एम्पेरिकल डाटा, यानी एम्पेरिकल इन द सेंस साइंटिफिक डाटा जहाँ पे ऑब्जर्वेशन एनालिसिस को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वहां से डेटा ये कलेक्ट करते हैं। दिस अप्रोचेस गोज बियॉन्ड द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड इट्स हिस्टोरिकल एनालिसिस। जैसे कि हमने देखा था, ट्रेडिशनल अप्रोचेस फोकस ऑन हिस्टोरिकल एनालिसिस, हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो पास्ट में हुआ था उसका क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है फ्यूचर में या आने वाले पीरियड में, उसका उसके ऊपर ज़्यादा इन्फोसिस किया जाता था। लेकिन मॉडर्न अप्रोचेस उसके भी आगे जाकर स्टडी करते हैं, सिर्फ हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का ही स्टडी नहीं करते हैं, वो ओवरऑल हर एक एस्पेक्ट का, हर एक एंटिटी का स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल साइंस की या पॉलिटिकल थियरी के। मॉडर्न अप्रोचेस बिलीव इन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। जैसे कि हमने अभी देखा था कि ये इंटीग्रेट करता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स को, इंटरडिसिप्लिनरी है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर नहीं, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी है, वेरियस सब्जेक्ट्स का ये स्टडी करते हैं कोई भी एक पॉलिटिकल इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए या कोई भी एक कंक्लूजन पे आने के लिए। दे एम्फेसिस साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी एंड अटेम्प्ट टू ड्रॉ साइंटिफिक कंक्लूजन इन पॉलिटिकल साइंस। बिफोर 1950s या 19th सेंचुरी के पहले पॉलिटिकल साइंस को एक फिलोसॉफी की तरह देखा जाता था, यानी कि एक वैल्यू बेस्ड स्टडी कहा जाता था। लेकिन आफ्टर 19th सेंचुरी और मोस्टली 1950 के बाद एक रिवोल्यूशन आया, जहाँ पे मॉडर्न अप्रोचेस या मॉडर्न थिंकर्स ने कहा कि पॉलिटिकल साइंस का भी स्टडी कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक वे में होना चाहिए, और इसे सिर्फ एक फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट नहीं तो साइंस का सब्जेक्ट कंसिडर करना चाहिए। और उसी तरह से जैसे कि साइंस के सब्जेक्ट का स्टडी किया जाता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में कंक्लूजन निकाले जाते हैं, है ना, थियरीज बनाई जाती है, उसी तरह से पॉलिटिकल साइंस का भी स्टडी कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक वे में होना चाहिए, ऐसा मॉडर्न अप्रोचेस के सपोर्टर्स का कहना था। नाउ मॉडर्न अप्रोचेस में बहुत सारे वेरियस अप्रोचेस है जिनका हम स्टडी करेंगे। जैसे हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में देखा था इंस्टीट्यूशनल, लीगल, फिलोसॉफिकल और हिस्टोरिकल, वैसे ही मॉडर्न अप्रोचेस में हम स्टडी करेंगे बिहेवियरल अप्रोच, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, सिस्टम थ्योरी विच इज ऑल्सो नोन एज इनपुट आउटपुट थ्योरी गिवन बाय डेविड ईस्टन, और स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी जो कि दी थी एलमंड एंड पॉवेल ने। स्टार्टिंग विथ behavioral approach, until the middle of 20th century, political science was primarily concerned with the qualitative questions which had a philosophical, legalistic and descriptive orientation. जैसे कि हमने देखा था कि बिफोर 20th सेंचुरी या 19th सेंचुरी जो पॉलिटिकल साइंस का स्टडी है उसमें फिलोसॉफिकल स्टडी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था, आइडियलिस्टिक वे में थेरीज को बताया जाता था। लेकिन मॉडर्न अप्रोचेस में क्या होना है, बिहेवियरल अप्रोच में क्या होगा, यहाँ पे एक रिवोल्यूशन आने वाला है, यहाँ पे वो चेंज करेंगे, जो पहले जिस तरह से स्टडी किया जाता था उसको यहाँ पे चेंज किया जाएगा, और यहाँ पे और ज़्यादा इम्पेरिकल या मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ किया जाएगा कोई भी एक पॉलिटिकल इवेंट के या पॉलिटिकल थ्योरी के कंक्लूजन पे आने के लिए। जैसे कि अमंग द मॉडर्न इम्पेरिकल अप्रोच, द बिहेवियरल अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस ग्रैब नोटेबल प्लेस। मोस्ट इमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ दिस अप्रोच आर डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डैल, E.M. Kirkpatrick, Henry Love. Behavioral approach is a political theory which is the result of increasing attention given to the behavior of ऑर्डिनरी मैन। पहले क्या किया जाता था, वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दिया जाता था, ठीक है, हिस्ट्री को इंपॉर्टेंस दिया जाता था, इथिक्स को इंपॉर्टेंस दिया जाता था, मॉरलिटी को इंपॉर्टेंस दिया जाता था। लेकिन बिहेवियरल अप्रोच एक रिवोल्यूशन लेके आया पॉलिटिकल साइंस में। इन्होंने क्या कहा कि ह्यूमन का बिहेवियर का स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल इवेंट्स या जो भी आपकी सराउंडिंग पॉलिटिक्स है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं हम, अगर सोसाइटी में हम हमारे कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर देते हैं
जो कि एक स्पेसिफिक कास्ट से रिलेट करता है या एक स्पेसिफिक कल्चर से वो आता है, तो हम एक चीज़ उसके बिहेवियर का स्टडी करके एक चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में भी वो उसी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इम्फेसिस देगा। तो ये बिहेवियर का इम्पोर्टेंस होता है। और एग्जांपल लिया जाए कि जब वर्ल्ड वॉर, पॉलिटिकल थियरी का एम क्या है कि सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर करना और डेवलप करना, राइट। लेकिन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये दिखाई दिया हमें कि पॉलिटिकल थियरी वाज फेल टू स्टॉप द वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, दोनों वर्ल्ड वॉर में पॉलिटिकल थियरी का जो एम था या तो गोल था वो अचीव नहीं कर पाई, क्योंकि कंट्रीज के बीच में वॉर हुआ जहाँ की पॉलिटिकल थियरी का एम ही है कंट्रीज को डेवलप करना, वेलफेयर करना उन्हें, लेकिन वो टोटली प्लान फेल हो गया पॉलिटिकल थियरी का। वहीं पे फिर एक डिबेट स्टार्ट हुआ जिसे हम एंड ऑफ आइडियोलॉजी या एंड ऑफ पॉलिटिकल थियरी डिबेट भी कहते हैं। तो वहाँ पे मॉडर्न फिलोसोफर्स का ये कहना था, मॉडर्न थिंकर्स का ये कहना था कि हम मेयरली वैल्यू या आइडियलिस्टिक वे में पॉलिटिकल थ्योरी का स्टडी नहीं कर सकते थे। जैसे कि एक इवेंट हम देखते हैं कि अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर में नाजी पार्टी के हिटलर को अगर रोक दिया जाता था, या तो सिर्फ उसके स्पेसिफिकली उसके बिहेवियर का अगर स्टडी किया जाता था कि किस तरह से वो रिएक्ट करेगा, नेशनलिस्ट था वो, तो किस तरह से वो रिएक्ट करेगा वॉर में, ये अगर पहले ही हम उसका बिहेवियर स्टडी कर सकते थे तो हम एटलीस्ट जो मैसेकेर हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर यूएसए का बॉम्ब डालना, इन सारे इवेंट्स को हम रोक सकते थे या पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते थे अगर हम एक हिटलर का बिहेवियर का स्टडी कर लेते थे तो। ठीक है, तो इतना रिलेवेंट होता है पॉलिटिकल थियरी में किसी के बिहेवियर का स्टडी करना, एक इंडिविजुअल का। जो भी हम, जैसे कि हमने रिप्रेजेंटेटिव का एक एग्जांपल लिया था, एक रिप्रेजेंटेटिव के बिहेवियर से बहुत कुछ चेंज हो सकता है सोसाइटी में। लास्ट लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल इवेंट में बीजेपी का स्टडी किया था, वैसे ही कोई भी एक बीजेपी के लीडर को आप कंसिडर कर लीजिए हु इज़ अ कल्चरल नेशनलिस्ट, उनका फोकस किस पे रहेगा, एक एक पर्टिकुलर रिलीजन को वो ज़्यादा इम्फेसिस देंगे या उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप या बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो उसी, तो ये किसका, ये कंक्लूजन आप कहाँ से निकाल सकते हो अगर आप उनका बिहेवियर स्टडी करते हो तो। The center focus of behavioralism is its emphasis on the study of political behavior, which refers to act, attitude, preferences, and expectation of man in political context. अगर आप किसी का बिहेवियर स्टडी करोगे तो आपको ये पता रहेगा कि उनका जो पॉलिटिकल, उनके जो थॉट है, उनकी आइडियोलॉजी को आप समझ सकते हो अगर आप किसी मैन के या किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को अगर समझ लो तो। ठीक है, सोसाइटी में तरह तरह के लोग होते हैं। एक एग्जांपल ले लेते फिर से कि जिस घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होती है, भगवान की पूजा की जाती है, तो वो आपका एक सराउंडिंग हो गया, एक 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 सोसाइटी में आप रहते हो, एक फैमिली में आप रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा भगवान की पूजा की जाती है, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़रूर पड़ता है, क्योंकि आपके बिहेवियर के ऊपर पड़ता है। जैसे ही आप बड़े हो जाओगे, आपने बचपन से उन इवेंट्स को देखा है, आप उसी ट्रेडिशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो इस तरह से बिहेवियरलिज्म में ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करके वो किस तरह से रिएक्ट करेगा आने वाले टाइम में, उसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, है ना। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में उनका क्या रोल रहेगा वो भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो while studying behavioral approach. In the words of Barrow, behavioralism's main methodological claim was that uniformities in political behavior could be discovered and expressed as the generalization, but such generalization must be testable by reference to observable political behavior such as voting, public opinion, and decision making. ठीक है, एक मेथोडोलॉजी का यूज होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, किसी भी अगर पॉलिटिकल बिहेवियर का आप किसी के स्टडी कर रहे हो तो उसका क्या रिएक्शन होगा, उससे आप किस कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हो, उसका स्टडी किया जाएगा। साथ में ऑब्जर्वेबल पॉलिटिकल बिहेवियर, किस तरह से लोग बिहेव करते हैं। वोटिंग सिस्टम में हम देखते हैं कि 2014 के बाद इंडिया में एक रिवोल्यूशन आया, जो इतने सालों से गवर्नमेंट चल रही थी, हमने उसे हटा दिया, है ना। तो ये एक पॉलिटिकल बिहेवियर था लोगों का, एक हमने क्या कर दिया, एक रिवोल्यूशन लेके आए, हमने गवर्नमेंट ही बदल दी, या सरकार ही, जो पहले की जो सरकार थी वो सरकार ही हमने हटा दी और एक नई सरकार लेके आए, है ना। तो ये सारी चीज़ किसकी वजह से होती है, एक बिहेवियर अगर आप किसी का स्टडी करोगे तो आप इन सारे इवेंट्स का स्टडी कर सकते हो। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, नेचर है बिहेवियरल अप्रोच के, देखते हैं।
The main characteristics of behavioral revolutions are it rejects political institution as a basis unit for the research and identities, the behavior of individual in a political situation as the basic unit of एनालिसिस। जैसे कि हमने ट्रेडिशनल में देखा था, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है वो किसके ऊपर एम्फेसिस देता है, फोकस करता है ऑन इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। वहीं पे मॉडर्न अप्रोचेस ने टोटली उसे रिजेक्ट किया है। उनका कहना है कि हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का नहीं, पॉलिटिकल बिहेवियर का स्टडी करेंगे, लोगों के बिहेवियर को ज़्यादा इम्फोसिस देना चाहिए, उसे सेंटर ऑफ फोकस हमें रखना है, लोगों के बिहेवियर को। Identifies social science as a behavioral science and emphasizes the unit of political science with other social science। क्या किया इन्होंने, इंटीग्रेट किया है, बहुत सारे अलग सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट किया है। जैसे हमने देखा इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, टेक्निक्स, मेथोडोलॉजी, अलग अलग रिसर्च मेथोडोलॉजी पे को इन्होंने क्या किया, एम्फेसिस दिया है, ना कि सिर्फ एक ही पॉलिटिकल साइंस के ऊपर ही इन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया है। Advocates the utilization and development of more precise technique of observation, clarifying and measuring data, and urges the use of statistical or quantitative formation of wherever possible। ज़्यादा से ज़्यादा इम्फेसिस किसके ऊपर दिया है इन्होंने, साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर दिया है। तीन मेन मेजर गोल्स जो होते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के, वो होते हैं डिस्क्राइबिंग पॉलिटिकल इवेंट्स, एक्सप्लेनिंग द इवेंट्स एंड प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट इवेंट। तो ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं। तो उसी तरह से मॉडर्न अप्रोचेस के इंपॉर्टेंट गोल क्या होंगे, टू ऑब्जर्विंग एनी पॉलिटिकल इवेंट, ठीक है, द टेक्निक विच आर यूज मस्ट बी ऑब्जर्व्ड थरोली, क्लासीफाइंग एंड मेजरिंग द डेटा, जो भी आप डेटा कलेक्ट करते हो उसे क्लासीफाइड करना है, आपको उसे मेजर करना है कि डेटा का क्या रिलेवेंस होता है। एंड अर्जेस द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल और क्वांटिटेटिव फॉर्मुलेशन वेर एवर पॉसिबल, ठीक है, स्टैटिस्टिकल डेटा गैदर करना, उससे स्टडी करना। इंटरडिसिप्लिनरी है ये, है ना, मॉडर्न अप्रोच में बिहेवियरल अप्रोच इंटरडिसिप्लिनरी है, अलग अलग डिसिप्लिन का यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म have been summed up by David Easton as regularities, verification techniques। तो कुछ 8 बिहेवियरल इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस दिए थे बिहेवियरलिज्म के डेविड ईस्टन ने। देखते हैं। David Easton pointed out certain silent features of behavioralism which are regarded at its intellectual foundation। 8 तरह की 8 टाइप्स की टेक्निक दी थी उन्होंने, साइलेंट फीचर्स दिए थे, फीचर्स भी कह सकते हो आप इसे, या टेक्निक्स दी थी जिससे आप बिहेवियरल अप्रोच का स्टडी कर सकते हो। फर्स्ट टेक्निक थी रेगुलरिटीज, ठीक है। बेसिकली दिस अप्रोच बिलीव्स इन दैट there are certain uniformities in political behavior which can be expressed in generalization or theories in order to explain and predict political phenomena। क्या होना चाहिए, रेगुलरिटीज का स्टडी करना चाहिए, क्योंकि रेगुलरिटीज का स्टडी करना क्यों नेसेसरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी एक पॉलिटिकल इवेंट में आपका एक रिएक्शन है, तो अगली बार आपका वो सिमिलर ही रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर आप ये बेसिस लेके चलते हो कि आप आज अगर डेमोक्रेसी के लिए आपके मन में ये चीज़ है कि डेमोक्रेसी अच्छी होती है सोसाइटी के लिए, तो आने वाले 10 या 20 साल बाद भी आपका यही सोच रहेगा क्या, नहीं, मे बी इट कैन बी चेंज, है ना, उसमें बदलाव आ सकता है। आप आगे जाके कम्युनिज्म को सपोर्ट कर सकते हो, यू डोंट नो दैट। इसलिए जो आपका बिहेवियर का आप स्टडी करोगे उसमें रेगुलरिटीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पास्ट में आपने एक ओपिनियन दे दिया तो उसे ही कांस्टेंट कंसिडर करके आगे उससे ही रेगुलरली स्टडी किया जाए। सो रेगुलरिटीज में आपको अलग अलग इवेंट्स में किस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं रेगुलरली उसका स्टडी करना होता है। नेक्स्ट वन इज वेरिफिकेशन। द बिहेवियरलिस्ट डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट एनीथिंग एज ग्रांटेड। कोई भी चीज़ अगर आपको मैंने बोल दी कि देखो भाई डेमोक्रेसी अच्छी होती है या इक्वलिटी या सबको राइट्स सोसाइटी में मिलने चाहिए, अब ये मेरा ओपिनियन हो गया कि ये होना चाहिए, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है क्या, मेरी इक्वलिटी की डेफिनेशन आपकी इक्वलिटी की डेफिनेशन से अलग भी हो सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, सबकी जो डेफिनेशन है इक्वलिटी की उसको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वलिटी का हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि या फिर कोई भी एक पॉलिटिकल इवेंट अगर हो रहा है
तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा उसका, यानी कि वो सही है या गलत है, उसका हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज योर टेक्निक्स। ठीक है, अब टेक्निक्स क्या होती है, अलग अलग मेथड्स है ना। साइंटिफिक द बिहेवियरिस्ट पुट एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ दोज रिसर्च टूल्स एंड मेथड्स विच जनरेट वैलिड रीजनेबल एंड कंपेरेटिव डेटा। टेक्निक का यूज किया जाता है डेटा गैदर करना, जैसे हमने कहा था कि इंटीग्रेटेड है, इंटरडिसिप्लिनरी है, ये हर एक चीज को ये इंटीग्रेट करता है। तो हर एक साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज किया जाता है कोई भी पॉलिटिकल इवेंट्स को बताने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल इवेंट्स को, है ना। नेक्स्ट इज योर क्वांटिफिकेशन। आफ्टर कलेक्टिंग डेटा, अगर आपके पास टेक्निक के थ्रू आपने बहुत सारा डेटा गैदर किया है तो आपको क्वांटिफिकेशन में क्या करना पड़ेगा, आपको मेजर करना पड़ेगा कि उसमें से कितना डेटा रिलेवेंट है आपके लिए, है ना। और जितना रिलेवेंट डेटा है वो आप आपके स्टडी में ऐड कर सकते हो। आफ्टर कलेक्टिंग डेटा द रिसर्चर शुड मेजर एंड क्वांटिफाई दोज डेटा। जो भी डेटा आपको मिलता है आपको क्या करना पड़ेगा, उसे क्वांटिफाई करना पड़ेगा, जिसका जितना रिलेवेंस है उतना ही डेटा आप यहाँ पे लोगे। नेक्स्ट इज योर वैल्यू। वैल्यू यानी उसका मूल्य क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उन चीज़ों का जो आपने डेटा गैदर किया है, आपने वेरिफिकेशन की है, रेगुलरिटीज का रेगुलरली आपने स्टडी किया है, तो उसका वैल्यू क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका स्टडी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे अगेन साइंटिफिक वे में ज़्यादा इंफेसिस देना पड़ेगा फैक्चुअल डेटा के ऊपर, फैक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा कि जो वैल्यूज़ आपकी निकल के आ रही है वो कितनी फैक्चुअल है, कितनी रिलेवेंट है सोसाइटी को और डेवलप करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज योर सिस्टमाइजेशन। अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरलिस्ट, रिसर्च इन पॉलिटिकल साइंस मस्ट बी सिस्टमैटिक थ्योरी। किस तरह से रिसर्च होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक एक प्रोसेस होना चाहिए, सिस्टमैटिक वे में स्टडी करना चाहिए, है ना। कोई भी चीज़ का अगर आप स्टडी करते हो, फॉर एग्जांपल आप यूजीसी नेट के लिए अगर पॉलिटिकल साइंस का स्टडी कर रहे हो या यूपीएससी ऑप्शनल के लिए आप पॉलिटिकल साइंस का स्टडी कर रहे हो, तो आपको सिस्टमैटिकली स्टडी करना पड़ेगा, है ना। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, उसके बाद फिर आप पॉलिटिकल थियरी पढ़ोगे, फिर आइडियोलॉजीज का स्टडी करोगे, फिर आपको वेस्टर्न थिंकर भी समझ में आएंगे। तो आपको ये चेन में लूप में स्टडी करना होता है इस चीज़ को, है ना। तो ये एक प्रोसेस है, आपको सिस्टमैटिकली सबका स्टडी करना पड़ता है। अगर आपने डायरेक्टली ही मार्क्सिज्म स्टडी स्टार्ट कर दिया तो आपको फिर कैपिटलिज्म उसमें आएगा, आपको वो नहीं पता चलेगा कैपिटलिज्म क्या होता है। तो आपको उस प्रोसेस में स्टडी करना पड़ेगा, उसे ही आप क्या कहोगे, सिस्टमैटिक वे में स्टडी करना, जैसे उसे ही सिस्टमाइजेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज प्योर साइंस। जैसे कि हमने देखा था कि मॉडर्न अप्रोचेस आया ही इसलिए है ताकि वो रिप्लेस कर सके ट्रेडिशनल अप्रोच को, जहाँ पे वैल्यू को इम्पोर्टेंस दिया जाता था। और मॉडर्न मेथड, उसे आप एम्पेरिकल मेथड भी कहते हो, यहाँ पे साइंस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होना चाहिए, प्योरली साइंटिफिक होना चाहिए यहाँ पे, है ना। पूरी तरह से साइंटिफिक या साइंटिफिक डेटा का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट इज योर इंटीग्रेशन। What is integration? According to behavioralists, political science should not be separated from various other social sciences like history, sociology and economics and etc. जैसे कि हमने कहा था कि हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन है यहाँ पे, वेरियस डिसिप्लिन्स का, वेरियस सब्जेक्ट्स का हमें यहाँ पे स्टडी करना होगा, ना कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को लेके हम स्टडी यहाँ पे नहीं कर सकते। अलग अलग तरह के, जैसे कि सोशियोलॉजिकल स्टडी हमें करना पड़ेगा, हिस्टोरिकल स्टडी करना पड़ेगा। इवन दो हिस्टोरिकल मेथड जो है वो ट्रेडिशनल का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे भी मॉडर्न अप्रोचेस में भी उसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ से भी आपको क्या मिलता है, डेटा आप गैदर कर सकते हो। सो दीज आर सम मेथड्स ऑफ स्टडिंग दी बिहेवियरल अप्रोच गिवन बाय डेविड ईस्टन। एग्जाम में डेविड ईस्टन के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। यहाँ पे इमेज भी है, देख लीजिए डेविड ईस्टन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडर्न फिलोसोफर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है। पिछले 4-5 साल से फेवरेट बन रखे हैं ये यूजीसी नेट के, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इनके ऊपर पूछे जाते हैं। सो इनकी बुक्स, इनकी थियरीज के ऊपर फोकस करिए थोड़ा। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडर्न अप्रोचेस में पोस्ट बिहेवियरलिज्म। पहले हमने देख लिया बिहेवियरलिज्म, अब देखेंगे हम पोस्ट बिहेवियरलिज्म। ठीक है,
तो जैसे हमने देखा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच को रिप्लेस करने के लिए जो है वो मॉडर्न अप्रोचेस आया था, बिहेवियरल अप्रोच आया था। उसी तरह से पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच जो है वो रिप्लेस करने के लिए नहीं आया है बिहेवियरल अप्रोच को, बिहेवियरल अप्रोच को मॉडिफाई करने के लिए आया है ना। उसमें और ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने के लिए बिहेवियरल अप्रोच आया है, ना कि उसे रिप्लेस करने के लिए। एग्जाम में एमए एंट्रेंस के एग्जाम में डीयू के एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मॉडर्न अप्रोच को बिहेवियरल अप्रोच को रिप्लेस करने के लिए क्या पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच आया था। तो ये टोटली गलत बात है, वो रिप्लेस करने के लिए नहीं, मॉडिफाई करने के लिए बिहेवियरल अप्रोच को अपडेट करने के लिए पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच आया था। किसने दिया था वो? अगर हम बिहेवियरल अप्रोच की बात करें, चार्ल्स मेरियम, चार्ल्स मेरियम जो कि एक शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर थे, उन्होंने उन्होंने बिहेवियरलिज्म दिया था हमें 1952 में। उनकी एक बुक आई थी बिहेवियरलिज्म को लेकर। उसके बाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म हमें दिया डेविड ईस्टन ने, ठीक है। डेविड ईस्टन ने हमें पोस्ट बिहेवियरलिज्म दिया, और बिहेवियरलिज्म चार्ल्स मेरियम ने दिया था। ये नाम याद रखना, चार्ल्स मेरियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। For a very short period, behavioralism dominated political thought, but soon its drawbacks were recognized. The 1960s saw numerous movements for black rights, environmental concern, etc. Too much focus was given to the methodology by behavioralists. तो क्या किया वहां पे बिहेवियरलिस्ट ने? क्या किया? प्योरली साइंटिफिक तो बना दिया, जो उनकी टेक्निक थी, जो मेथोडोलॉजी थी स्टडी करने की, उसे साइंटिफिक तो बना दिया, लेकिन उसके बाद वहीं पे जो है वो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन चेंज नहीं हुआ। अलग अलग तरह के रिवोल्यूशन आते गए। ब्लैक रिवोल्यूशन हमने देखा जो यूएसए में आया था, ब्लैक राइट्स के लिए, रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आया था। तो इन सारी चीज़ों को स्टडी करने में बिहेवियरलिज्म फेल हो चुका था, इसलिए उसे अपडेट करने के लिए या मॉडर्नाइज करने के लिए जो है वो पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच आया कि ऐसे भी सिचुएशन सोसाइटी में आ सकते हैं जिनको आपको हैंडल करना पड़ेगा, तब आपको पोस्ट बिहेवियरल का हेल्प होगा। डेविड इंस्टन एक्नॉलेज दैट द पॉलिटिकल साइंटिस्ट वेयर इन देयर आइवरी टावर्स perfecting their methodology unconcerned with the normative and relevant issues that had arisen। ठीक है, तो वो बिहेवियरल अप्रोच सिर्फ बिहेवियर को लेकर ही स्टडी करने लगे थे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, जो बाकी की इवेंट्स हो रहे हैं सोसाइटी में उनको टोटली इग्नोर कर दिया। जैसे कि ब्लैक राइट्स का हमने एग्जांपल देखा यहाँ पे, एनवायरमेंटल कंसर्न्स के ऊपर उन्होंने फोकस नहीं किया था, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके ऊपर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। In his speech to the American Political Science Association, he introduced them post-behavioralism based on credo of relevance। कितनी ज़रूरी होती है credo of relevance। He gave them creative theory with its focuses on action and relevance। कोई भी, जैसे कि हमने फीचर देखा था बिहेवियरलिज्म का, इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर को सेंटर ऑफ फोकस रखना, उसके ऊपर ज़्यादा इम्फेसिस देना, इंपॉर्टेंस देना। लेकिन पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच क्या करता है, एक्शन और रिलेवेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, किस तरह से आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हो और किस तरह से आपका एक्शन होना चाहिए। अगर ब्लैक राइट्स के ऊपर अगर मूवमेंट चल रहे हैं तो उसे रोकने के लिए या उनकी कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए किस तरह से आपको एक्शन लेना चाहिए, वो पोस्ट बिहेवियरलिज्म में डेविड ईस्टन बताते हैं। कुछ फीचर्स दिए हैं डेविड ईस्टन ने पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच के। पोस्ट बिहेवियरलिज्म was not going back from behavioralism but a modification and consolidation of it। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि ये रिप्लेस करने के लिए नहीं आया था, ये उसे मॉडिफाई करने के लिए आया था। The methodology was important but the purity of technique should not be hindrance to providing action oriented output, है ना। एक्शन मेथोडोलॉजी तो अच्छी थी बिहेवियरलिज्म की, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड नहीं थी, कोई एक अच्छा आउटपुट नहीं निकल के आ रहा था बिहेवियरलिज्म से। उसे रिप्लेस करने के लिए, उसे मॉडिफाई करने के लिए फिर पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया। पॉलिटिकल थियरीज शुड बी रिलेवेंट टू पीपल लाइफ्स, दैट इज नेसेसरी। लोगों का बिहेवियर स्टडी करना, उनकी लाइफ्स का स्टडी करना नेसेसरी होता है। बट पॉलिटिकल साइंस इज वेयर टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी सोसाइटी। उसी के साथ साथ जो स्टडी कर रहे हैं पॉलिटिकल स्कॉलर्स, जैसे कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस में स्टडी कर रहे हो तो आपको सिर्फ अपनी ही लाइफ बेहतर बनाने के लिए आप स्टडी नहीं कर रहे हो, आपको सोसाइटी को बेहतर बनाना होगा। ये आपका इंपॉर्टेंस होता है पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के लिए। पोस्ट बिहेवियरलिज्म
इंकल्केट द वैल्यूज, जैसे कि बिहेवियरलिज्म ने वैल्यूज का इंपॉर्टेंस टोटली निकाल दिया था, पोस्ट बिहेवियरलिज्म ने फिर से वैल्यूज को ऐड किया उनकी स्टडी में। उन्होंने कहा कि वैल्यूज को भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए। इट फोकस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च इन सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स, है ना। क्या क्या इन्होंने रिसर्च को इंपॉर्टेंस दिया कि ह्यूमन की जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर ज़्यादा इन्होंने इम्फेसिस किया कि उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं पोस्ट बिहेवियरलिज्म में। पोस्ट बिहेवियरलिज्म इमर्ज एज एन एक्शन ओरिएंटेड, देखिए एक्शन और रिलेवेंस ये दो इंपॉर्टेंट एम है, गोल है या फीचर है पोस्ट बिहेवियरलिज्म के, याद रखना। फ्यूचरिस्टिक एंड डिसिप्लिन विच मेड पॉलिटिकल साइंस मोर रिलेवेंट, पॉलिटिकल साइंस का स्टडी लोगों के लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट किया मॉडर्न अप्रोचेस में। तो नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों का भी हमने स्टडी किया। व्हाट इज पोस्ट बिहेवियरलिज्म, वी नो दैट, व्हाट इज बिहेवियरलिज्म वी नो, बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। तो स्टेट ऑफ इंक्वायरी देखते हैं, नेचर ऑफ इंक्वायरी क्या है दोनों की। पोस्ट बिहेवियरलिज्म सर्च फॉर प्योर नॉलेज एंड थियोरी, प्योरली साइंटिफिक बना दिया था पोस्ट बिहेवियरलिज्म ने पॉलिटिकल थियोरी को। तो इनका विजडम, प्योर विजडम की तलाश में ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर इन अ सर्च ऑफ प्योर नॉलेज एंड थियोरी। वहीं पे पोस्ट बिहेवियरलिज्म अप्रोच सर्च फॉर अप्लाइड नॉलेज एंड प्रैक्टिस, जो नॉलेज आप पढ़ रहे हो उसे, उस नॉलेज को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, किस तरह से सोसाइटी को डेवलप करने में आप उसको प्रैक्टिस में ला सकते हो, उसके ऊपर एम्फेसिस दिया जाता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, क्या नीड क्या है, क्या जरूरत है इंक्वायरी की। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल अप्रोच, नॉलेज फॉर नॉलेज से, नॉट इंटरेस्टेड इन एक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने में इनका एम्फेसिस था, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता था। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्शन। अगर सोसाइटी का कोई एक कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम चल रहा है तो उसके ऊपर उनका ज़्यादा एम्फेसिस नहीं होता था। वहीं पे पोस्ट बिहेवियरलिज्म अप्रोच gave relevance of knowledge to satisfy social need and action for problem solving। तो इन्होंने क्या किया, पोस्ट बिहेवियरलिज्म ने लोगों की जो सोशल नीड्स है उनको सेटिस्फाई करने की तो कोशिश की, साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही है सोसाइटी में उनको कर्व करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए भी उन्होंने मेथड्स बताए। थर्ड पॉइंट देखते हैं, फोकस ऑफ स्टडी। Behaviorism approach focuses at micro level analysis and focuses on small units process of decision making। छोटे छोटे यूनिट्स के ऊपर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया कि अगर कोई एक पॉलिटिकल सोसाइटी या उनके बिहेवियर के ऊपर इन्होंने ज़्यादा इम्फेसिस दिया। वहीं पे एट पोस्ट बिहेवियरलिज्म मैक्रो लेवल एनालिसिस, यानी कि होल बहुत सारे, सिर्फ एक ही चीज़ को नहीं लेकिन अलग अलग जो सोसाइटी में लोग रहते हैं या अलग अलग इवेंट जो हो रहे हैं उनको कैप्चर करके उनके ऊपर उन्होंने स्टडी किया। फोकस ऑन द रोल ऑफ बिग यूनिट्स एंड कंटेंट ऑफ द डिसीजन। एटीट्यूड टुवर्ड्स वैल्यू, कैसे था ये, वैल्यू को बिल्कुल ही इंपॉर्टेंस नहीं दिया था इन्होंने, तो इन्होंने क्या कर दिया, वैल्यू न्यूट्रल बन गए। बिहेवियरलिज्म क्या हो गया, वैल्यू न्यूट्रल। वहीं पे पोस्ट बिहेवियरलिज्म ने फिर से क्या किया, वैल्यूज को ऐड किया था मॉडर्न टेक्निक में, तो इंटरेस्टेड इन द चॉइस ऑफ वैल्यूज। एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल चेंज, तो ये स्टेटस को लेकर ज़्यादा इनका फोकस था। सोसाइटी में कुछ नया चेंज या बदलाव लाने का कभी उन्होंने उतना कोशिश नहीं किया, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना ही इनका एम था। लेकिन जो सोसाइटी में जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम आ रही है उनको उनको सॉल्व करने के लिए इन्होंने कोई एक टेक्निक हमें नहीं दी। वहीं पे पोस्ट बिहेवियरलिज्म इंटरेस्टेड इन सोशल चेंजेस, सॉरी, social post behavioralism approach interested in social changes for solving social problems। तो जैसे कि हमने देखा कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म ने एक्शन और रिलेवेंस दोनों को भी इंपॉर्टेंस दिया है। सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम अरोज हो रही है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए उसके ऊपर पोस्ट बिहेवियरलिज्म का ज़्यादा इम्फेसिस था। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिस्टम थ्योरी स्टडी करेंगे बाय डेविड ईस्टम, उसी के साथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल थ्योरी भी हम स्टडी करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। मैं डेली न्यूज़ वीडियोस डालता रहूँगा। स्टडी करिए, आने वाले एग्जाम में आप सबको सॉरी स्कोर करना है। आपके अगर कोई डाउट होते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए।
पॉलिटिकल थियरी होने के बाद हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन सेशन भी लेंगे, जहाँ पे हम क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे किस तरह से पूछे जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।